दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल A2 क्लासेस पर, जहां पर मैं आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, तो आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के पार्ट 1 का चैप्टर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी पहली जो इकाई है उससे लिया गया स्थिर वैद्युतिक। तो देखो, किसी भी चैप्टर को सही से समझने पढ़ने के लिए उसकी एक एक चीज़ हमें ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, और वैसे भी हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें समझ के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि समझी हुई चीज़ें हमें रटनी हुई चीज़ों से ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, तो हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें वैद्युत आवेश दे रखा है। वैद्युत आवेश होता क्या है? कुछ पदार्थों को जैसे कांच, आपनूस, गंधक, लाख इत्यादि रगड़ने के कारण हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ कैसे हो जाते हैं? वैद्युत में हो जाते हैं तथा वह कारण जिससे उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत कहलाता है। ठीक है, और वैद्युत जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनावेश होता है, ये तो ऋणावेश। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको ही जानता है। ठीक है, लेकिन ये जो दो पॉइंट है इन पे फोकस कीजिएगा कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी कि एक जैसे आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और जो विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग प्रकार के आवेश, यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों अलग अलग प्रकार के हो गए। सजातीय यानी कि चाहे दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हो तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचना। ठीक है, आकर्षित होना। अब आकर्षित और जो प्रतिकर्षित है वो आकर्षित का ठीक अपोजिट है करते हैं। तो ये दो पॉइंट नोट करने लायक है, यानी ऑब्जेक्ट में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसमें इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो है कूलाम का नियम। इसे हमें सही से समझना है। तो कूलाम का नियम क्या है कि कूलाम नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसे सही समझते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, तो यहाँ पर Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश दे रखे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये नहीं हमें बल बताता है। कूलाम का नियम जो है वो बल की डेफिनेशन बता रहा है सही से, बल का जो नियम दे रखा है। तो उसमें कह रहे हैं कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, तो दोनों आवेशों की मात्राएं क्या है? एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ये आवेशों की मात्राएं हैं तथा उनके अनुक्रमानुपाती, उनके गुणनफल के कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर हम देख रहे हैं Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है? R है, और बोला जा रहा है कि इसके वर्ग के, तो R का वर्ग क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/R²। तो इसे सही से और समझते हैं। जैसे कि चित्र में क्या है, दो आवेश Q1 Q2 दिखाए गए हैं जिनके बीच की दूरी R है तथा तब इस बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल होगा क्या होगा? पहली कंडीशन क्या थी? आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कंडीशन दूसरी क्या थी? जो लगने वाला बल है वो बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बस समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो F इज इक्वल टू K हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया है, Q1 Q2 अपॉन R²। अब आगे देखते हैं। प्रयोगों द्वारा हमें पता है कि K का जो कांस्टेंट लिया है हमने उसका मान होता है 1/4πε0 K। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K का मान, K की वैल्यू हमने ये रख दी जो प्रयोग द्वारा प्रमाणित है, Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आवेश निर्वात या वायु में हो, जो आवेश दे रखे हैं वो निर्वात वैक्यूम या एयर में है, वायु में है, तो क्या है रखा गया हो तो K इज इक्वल टू 1, यानी कांस्टेंट जो K है उसको 1 मान लेते हैं। तो F इज इक्वल टू यानी कि कूलाम का जो नियम है वो हो जाएगा 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए हमने यहाँ न्यूटन लिख दिया है, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला था, यानी जो कूलम का नियम था, वो इस प्रकार व्यक्त हो चुका है, ये फॉर्मूला बन गया है। दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स आल्सो। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, ठीक है। ये क्या है, एक नियतांक है। जो ये वैल्यू है ना, एक नियतांक, एक कांस्टेंट है, और इसका मान, हाँ, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इसका मान पूछ लिया जाता है, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स में भी हमें इसके मान की आवश्यकता होती है। तो इसका मान जो है वो याद रखना कि इसका मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इसका ये जो मात्रक है वो भी याद रखिएगा, ठीक है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। नियतांक एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि जो नियतांक है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट में जो एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, जिसे मैं एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूँ, को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का अंकिक मान भी आ जाता है, और इसके फिर मात्रक भी आ जाता है, ठीक है। ये भी देख लो सही। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने भी बताया था, इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो अभी क्या, तो हम देखेंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इधर ले गए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी उसको हम नीचे ले आए। देखो, जो चीज़ भाग में होती है वो कहाँ जाती है, गुणा में, वो उधर चलेगी, फिर इसको इधर ले आया, ठीक है। क्योंकि हम इसका नाम मान निकालना थे, ऐसे समझ लो कि हमने मल्टीप्लाई कर दी इस टाइप से। तो 1/9 × 10⁹, इसका मात्रक भी उल्टा हो गया, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × अब मात्रक सेम लिख दिया हमने। आगे देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमने यही रोक लिया, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है, और 4 पाई, जो 4 पाई है वो एप्सिलॉन नॉट के गुणा में, और जो चीज़ गुणा में होती कहाँ जाती है, बटे में। तो इस टाइप से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 9 × 10⁹, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट इधर है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी, आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आएगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू जो याद करने लायक है, जैसे कि ये है कांस्टेंट जो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना है मेरे लिए, न्यूमेरिकल्स में इनकी ज़रूरत होगी। अब इनकी बीमा भी कभी कभार पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ बात हो रही है कि एप्सिलॉन की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है, 1/4 पाई। अब देखो एप्सिलॉन नॉट इधर है, ठीक, तो यहाँ एफ होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर है, ये इधर आया, तो एफ यहाँ आ गया इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक। इस चीज़ को अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपको पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुँच गया तो एफ यहाँ आ गया, ठीक है। दैट्स ओनली सिंपल थिंग। अब देखो हमें पता है ये Q है, Q1 है, ये भी Q2 है, तो इनकी जो आवेश, इनकी मात्रा समान है, ठीक है। ये जो आवेश हैं, ठीक, तो आवेश का आवेश की जो विमा होती है वो होती है 80, ठीक है। और ये दूसरा आवेश है, इसकी विमा 80 है। और जो बल है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। और जो बल है, बल की विमा होती है mLT⁻², और ये आर स्क्वायर है, तो यानी कि आर स्क्वायर क्या है, लंबाई है, तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, L⁻²। इस टाइप से समझ सकते हैं। तो देखो ए की भी 2/2 हो जाएगी, टी ऊपर दो दे रखी है, ऐसे ही नीचे हो गया, तो यानी कि इसकी भी इतना आया, फिर mL का क्यूब T⁻², इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो आ जाएगी m⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। तो ये किसकी बीमा हो गई, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये जो रूल है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं ये जो फर्स्ट वाली बुक है मैं पूरी कंप्लीट करवाऊँगा। बस अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आगे आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा, और पूरी जो फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से समझाऊँगा, करवाऊँगा, और विद न्यूमेरिकल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।